Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Gandhism या गांधीयन आइडियोलॉजी. ये जो टॉपिक डिस्कशन है इट कुड बी हेल्पफुल फॉर एसे राइटिंग एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. जीएस पेपर 4 में जो चैप्टर 5 है थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें ये टॉपिक का डिस्कशन हेल्पफुल हो सकता है. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में आज आया है न्यूज़पेपर्स में. तो आज का दिन 2 अक्टूबर आप सबको पता है इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. तो गांधी जयंती है आज का दिन और इस दिन को इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2007 में एक रिजोल्यूशन पास करके फैसला किया कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा ताकि पूरे दुनिया भर में द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस का जो मैसेज है वो स्प्रेड किया जा सके. अब इस आर्टिकल में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद भी ये आर्टिकल पढ़ें तो आपको ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी. बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द की पॉइंट्स मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल में बताई गई हैं इम्पॉर्टेंट गांधीयन टीचिंग या गांधीयन आइडियोलॉजी. महात्मा गांधी आप सब जानते हैं वैसे तो कि उनके जो दो सबसे फंडामेंटल टीचिंग थी वो थी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा एंड ट्रूथफुलनेस, सत्य और अहिंसा. ये दो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी. ये दो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं टूल्स थे जो उन्होंने सजेस्ट किया कि हर एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, सत्य और अहिंसा. और यहीं से फिर उन्होंने सजेस्ट किया द पाथ ऑफ सत्याग्रह. देखिए सत्य और अहिंसा दोनों आपस में लिंक्ड कैसे हैं एंड हाउ इट लीड्स टू द पाथ ऑफ सत्याग्रह वो समझते हैं. गांधीयन आइडियोलॉजी का ये कोर है. तो सत्य मीन्स वन शुड ऑलवेज से इन व्हाट ही और सी बिलीव्स. ये होगा सत्य. ये नहीं कि आपको खुद भी अंदर से पता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है बट फिर भी आप उस बात को कहे जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल योर सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट. तो सत्य का रास्ता अपनाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद से प्रश्न पूछने होंगे और आपको खुद के अंदर ट्रूथफुलनेस या आप कह सकते हैं एक तरीके की वेरासिटी, सच्चाई लानी होगी. आपको अपने आइडियाज को खुद ही इवैल्यूएट करना होगा इन अ सेल्फलेस मैनर इन ऑर्डर टू अराइव एट सत्य. तो एक बार जब आपने सत्य को अचीव कर लिया आपके हिसाब से पूरी तरह से लॉजिकल एनालिसिस करके, डीपर्सनलाइज्ड एनालिसिस करके, अपना किसी भी तरीके का सेल्फिश इंटरेस्ट को दूर करके आपने एक पर्टिकुलर इशू को एनालाइज किया और आपको अब महसूस हो रहा है कि नहीं ये मामले में तो यही सही होना चाहिए, यही पक्ष जो है वो सत्य है. तो एक बार जब आप सत्य पे अराइव कर जाएंगे तो यू आर बाउंड टू रिमेन नॉन वायलेंट या यू आर बाउंड टू फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा. जब आपको पता होता है ना कि आप सच कह रहे हैं, आप सत्य के रास्ते पे हैं, तो वॉयलेंस करने की टेंडेंसी नहीं डेवलप होती है अंदर से. आपको लगता है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर देंगे, समझा देंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है. वॉयलेंस का रास्ता कौन अपनाता है? जिसको कहीं ना कहीं पता होता है कि वो जो कह रहा है वो गलत है, कहीं ना कहीं इसके अंदर उसका खुद का सेल्फिशनेस है. वॉयलेंस का मतलब हमेशा ही फिजिकल नहीं होता है, वॉयलेंस वर्बल भी हो सकता है. तो जब एक इंसान दूसरे को मान लीजिए उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, बुरा भला कहने लगता है दूसरे के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो इंसान बुरा भला कह रहा है वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसका खुद का भरोसा नहीं है अपनी बातों में. इसीलिए वो सामने वाले को नीचा दिखा रहा है उल्टी सीधी बातें कह करके या अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके.
अगर आपको खुद में भरोसा है, अगर आपने खुद सत्य को अटेन किया है, तो यू आर बाउंड टू रिमेन नॉन वायलेंट, यू आर बाउंड टू फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। आप अपने रास्ते को फॉलो करते रहेंगे, और ये दोनों जब टूल्स एक साथ कंबाइन होंगे, सत्य और अहिंसा, देन इट विल ले द पाथ ऑफ सत्याग्रह। अगर किसी से कुछ चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी किसी मुद्दे पे, तो यू विल परसुएड दैट पर्सन फॉर ट्रुथ, यू विल अपील टू द कंसाइंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, ना कि उसके अगेंस्ट आप वायलेंस करेंगे। तो सत्य और अहिंसा का रास्ता जब दोनों एक साथ जब इसको चुना जाता है, तो इट लीड्स टू द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, या आप कह सकते हैं द पाथ ऑफ सत्याग्रह, परसुएशन फॉर ट्रुथ, अपील टू कंसाइंस। इसी पे वो फिल्म बनी थी, लगे रहो मुन्ना भाई। जब मुन्ना भाई को समझ आ जाता है कि लकी सिंह गलत कर रहा है और इसके खिलाफ वायलेंस नहीं करना है, मुन्ना भाई को समझ आ जाता है कि वो सत्य के रास्ते पे है, तो उसके बाद मुन्ना भाई लकी सिंह को समझाने लगता है, अपील टू कंसाइंस, सत्य की आग्रह करने लगता है और अहिंसा का रास्ता अपनाता है। तो जगह जगह पे उसको लोग कहते हैं, वो कार्ड देते हैं, गेट वेल सून, क्योंकि लकी सिंह को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप मानसिक तौर पे बीमार हैं। अगर आप वायलेंस का रास्ता अपना रहे हैं, अगर आप बूढ़े गरीब लोगों से उनका घर छीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ग्रीडी हो रहे हैं और मानसिक तौर पे आप बीमार हैं। तो सत्य की आग्रह की जा रही थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट सजेस्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम इंडियंस को भरोसा है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है, तो फिर हमें वायलेंस का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने की जरूरत है, अपील टू देयर कंसाइंस, सत्य की आग्रह करने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इज राइटफुली आर्स। तो ये है द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस, अल्टीमेटली लीडिंग टू द अप्रोच ऑफ सत्याग्रह। इस पे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। गांधीयन आइडियोलॉजी के ये दो बेस हैं, दो फंडामेंटल हैं, जो अल्टीमेटली ले डाउन करते हैं द पाथ ऑफ सत्याग्रह। उसके अलावा गांधीयन टीचिंग्स और भी हैं। गांधी जी ने रास्ता सजेस्ट किया है ऑफ सिंप्लिसिटी या रिडक्शन ऑफ वांट्स, या तीसरे शब्द में कहें तो मिनिमलिज्म। तो गांधी जी का कहना है कि इंसान को जितना हो सके उतना सिंपल जीवन बिताना चाहिए, अपनी जरूरतों को कम से कम करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड जो डिमांड्स होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, 15 पेयर्स ऑफ शूज चाहिए, तो जो अनकंट्रोलेबल डिमांड्स होते हैं, दैट लीड्स टू एक्सेसिव मटेरियलिज्म, यू टेंड टू accumulate more and more matter, कपड़े, जूते, घर, गाड़ी, that leads to consumerism. Consumerism where we develop a consumer-like mindset कि I want more and more and more. I want to consume more and more and more. तो materialism and consumerism are interlinked. इससे दो लेवल पे नुकसान होता है। इंडिविजुअल का कैरेक्टर डिग्रेड होता है, वो इंसान ग्रीडी बनता जाता है, मुझे और चाहिए, भले मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, जूते पहनूं या ना पहनूं, लेकिन मुझे चाहिए। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास कम से कम 20-20 पेयर ऑफ शूज हैं, कभी वो पहनते नहीं है लेकिन रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कंज्यूमरिज्म है, मटेरियलिज्म है, ये ग्रीडी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि आई वांट मोर फॉर माई सेल्फ। इससे इंडिविजुअल लेवल पे कैरेक्टर डिग्रेड होता है, और दूसरा नुकसान होता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन। जब आप ज्यादा से ज्यादा मैटर को कंज्यूम करेंगे एट इंडिविजुअल लेवल, तो फिर एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होगा ही, डिस्ट्रक्ट होगा ही। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी का कोट है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। ये कोट पे सीधा सीधा एपीएससी ने ऐसे पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो अगर हर एक इंसान अपने जरूरत भर की चीजें ही कंज्यूम करे तो सबकी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन अगर हम ग्रीडी होने लगेंगे, मैंने क्लास में भी कई दफा कहा है कि अगर कोई इंसान स्विमिंग पूल वाले घर में रहेगा, स्विमिंग पूल में नहाएगा, यानी कि एक इंसान बहुत सारा वाटर वेस्ट करेगा, तो फिर कई सारे लोगों को मीलों चलना होगा एक बकेट पानी भरने के लिए। तो नेचर ने तो सबको वाटर अवेलेबल कराया है, अर्थ ने तो सबको वाटर अवेलेबल कराया है, लेकिन अगर कोई एक्सेसिवली लार्ज अमाउंट कंज्यूम करेगा
तो फिर बाकियों के लिए उसकी स्कार्सिटी तो फील होगी ही। उसके अलावा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो भी वेल्थ होल्डर्स हैं, जो रिच लोग हैं, उनको ऐसा नहीं सोचना है कि वो सारी संपत्ति उनकी खुद की है। दे मस्ट कंसिडर देमसेल्फ एज ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ, यानी कि वो उस वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज ए ट्रस्टी। दे शुड यूज दैट वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और उस वेल्थ में से दे शुड बी टेकिंग ओनली दैट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, एक ठीक ठाक सा जीवन, अच्छा जीवन बिताने के लिए जितना वेल्थ चाहिए वो आप लीजिए। बाकी पूरा वेल्थ आप मैनेज करें एज ए ट्रस्टी, which should be used for the welfare of the society rather than for your own vested selfish interest. And the wealth should not be used to fulfill the instinctive tendencies of materialism and consumerism. उसके अलावा गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर, तो महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ मैनुअल वर्क, फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए in order to earn their livelihood. If you are making wealth without work, then you are committing a sin. देखिए, I don't want to make any particular statement या पर्सनल स्टेटमेंट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, वेल्थ विदाउट वर्क ए डेडली सिन। महात्मा गांधी जैसे आज के टाइम में होते तो वो ये कहते कि ये जो मिडिल मैन है, जो मान लीजिए फार्मर से सस्ते दामों पे क्रॉप खरीदा और जाकर के महंगे दामों पे बेच दिया और बीच में सारा सारा पैसा प्रॉफिट के तौर पे ले लिया है, दे आर क्रिएटिंग वेल्थ विदाउट वर्क। उससे भी ज्यादा आप सोचिए, मतलब समझाने के लिए इस पे बहस हो सकती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया, या शेयर मार्केट छोड़िए, जुए में पैसा लगाया आपने, आप कसिनो में गए और वहां पे आपने पैसा लगाया और पैसा फिर आप जीत गए, तो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग में जो अब पैसा आया, दैट इज वेल्थ विदाउट वर्क, इट्स अ डेडली सिन। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि इससे आपका कैरेक्टर खराब होगा, आपको लगेगा कि वर्क करने की जरूरत नहीं है टू वेल्थ creation. You will tend to engage into more and more such activity. It will be addictive in nature, first thing. Second, महात्मा गांधी का कहना है कि बिना वर्क किए अगर आपने वेल्थ ले लिया है तो फिर कहीं ना कहीं किसी इंसान ने वर्क किया होगा और उसको उसके बदले में वेल्थ नहीं मिला होगा, तभी जाकर के आपको बिना वर्क किए वेल्थ मिल रहा है। आपको अगर बिना काम किए पैसा मिल रहा है तो कहीं ना किसी जगह पे किसी इंसान ने काम किया होगा और उसको पैसा उसका नहीं मिला होगा, उसी का पैसा आपको मिल रहा है इनडायरेक्टली, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ डेडली सिन। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में जो पढ़ते हैं वेज वर्क डायग्राम, जो मार्क्स ने बनाया था वर्कर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में, मोटी मोटी वैसी ही कुछ बात कर रहे हैं महात्मा गांधी कि वेल्थ विदाउट वर्क इज ए डेडली सिन। आप किसी और के काम का पैसा खुद ले रहे हैं अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं विदाउट वर्क। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तुरंत पैसा कमा लिया। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर उसमें दिमाग लगता है, मेहनत है, ठीक है, बट मैं गांधीयन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू क्रिएट सम गुड्स या सर्विसेज इन रियलिटी in order to have wealth. Just by selling, buying few things, if you are making wealth, that means you are committing a sin, because somewhere somebody will be working for this wealth without getting paid, और यही कारण है कि you are getting this wealth without working. उसके अलावा रिलीजन को काफी पॉजिटिव तरीके से देखा है महात्मा गांधी ने। रिलीजन देखिए हमेशा ही एक ये डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का मानना है, इंक्लूडिंग मार्क्स एंड भगत सिंह, कि रिलीजन समाज को एक निगेटिव रास्ते पे लेकर के जाता है। मार्क्स हैज सेड कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो भगत सिंह हैज रिटन व्हाई आई एम एथिस्ट, वेयर ही हैज सेड कि रिलीजन इज द रीजन बिहाइंड कम्युनलिज्म, conflict in society. So almost all bad things in society is conducted in the name of religion because it brings rigidity, orthodoxy in individuals' thinking.
तो वो एक तरीका है रिलीजन के बारे में सोचने का, जो सही ही है कुछ हद तक। बट एक दूसरा तरीका भी है कि रिलीजन हमें अच्छी अच्छी बातें भी तो सिखाता है। शराब मत पीजिए, तो आप ऑनेस्ट रहिए टुवर्ड्स योर वर्क। रिलीजन अच्छी अच्छी बातें भी तो सिखाता है कि कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म करें। तो रिलीजन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे एम्फेसाइज किया है महात्मा गांधी ने। ही हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रिलीजन एंड कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन के आइडिया को मिसयूज करता है टू क्रिएट रिफ्ट इन सोसाइटी, बट रिलीजन एसेंशियली प्रमोट्स मोरालिटी। और रिलीजन विच इज द बेसिस फॉर मोरालिटी शुड बी यूज्ड इन पॉलिटिक्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी ने कहा है पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज ए डेथ ट्रैप। तो महात्मा गांधी ने 7 डेडली सिंस बताए हैं कि ये काम आप करते हैं तो यू आर कमिटिंग सिन। वेल्थ विदाउट वर्क, जिसके बारे में हमने चर्चा की। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, तो महात्मा गांधी सेज कि प्लेजर अटेन करना चाहिए इंसान को, बट कंसाइंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, उनके फुलफिलमेंट लीड्स टू प्लेजर, बट with whom one is engaging into sexual pleasure, that also needs to be taken care of. Otherwise it will be a deadly sin. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर पे यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछा था साल 2015 में। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपका कैरेक्टर सही नहीं है, तो यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग, क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी बड़े जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो you will use the technology of nuclear science to create nuclear weapon, but the same knowledge could have been created or used to create nuclear energy, which could have addressed the problem of energy scarcity. तो knowledge होना चाहिए but with right character, otherwise it's a deadly sin. Business without ethics is a deadly sin. Science without humanity, again यहाँ पे वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला एग्जाम्पल आ सकता है। साइंस का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंसानियत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, यहाँ पे सैक्रिफाइस मतलब एनिमल सैक्रिफाइस या ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं है। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस मतलब एक टेंडेंसी टू गिव अप द लोअर डिजायर, इनर फैंसीज, विल्स। कोई मतलब बुरी चीजों को सैक्रिफाइस करने की टेंडेंसी ही आपको रिलीजियस बनाती है। एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ डेथ ट्रैप। और प्रिंसिपल का बेसिस होता है रिलीजन। रिलीजन जो है इट प्रोवाइड्स मोरालिटी। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली आप जो 6 और 7 पॉइंट्स को देखेंगे तो वहां से आप ये कोट में महात्मा गांधी का लिंक कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, क्योंकि रिलीजन इज बेसिस फॉर प्रिंसिपल या मोरालिटी, एंड मोरालिटी के साथ ही हमें पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। विदाउट मोरालिटी इफ यू प्रैक्टिस पॉलिटिक्स which is a Machiavellian concept, then politics rather than becoming a platform to serve others will become basis to exploit the weaker section. उसके अलावा महात्मा गांधी has suggested a balance between nationalism and internationalism. अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव एक्सेसिव नेशनलिज्म में लीड टू फासिज्म एंड जिंगोइज्म that will become the basis for hatredness against other countries and may lead to इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। तो हमें नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पीस, स्टेबिलिटी, इन आइडियाज का भी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। वी नीड टू बैलेंस द टू। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने, गांधीयन एथिक्स के ऊपर यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, और आई थिंक यूपीएससी या एपीएससी में किसी एक एग्जाम में आया है ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधीयन एथिक्स एंड डिस्कस द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ गांधीयन एथिक्स इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो गांधीयन एथिक्स मोटी मोटी बातें बता देनी है कि गांधीयन एथिक्स में क्या क्या बातें की गई हैं, और फिर मॉडर्न टाइम में गांधीयन एथिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, वो बता देना है आपको। सीधा सीधा प्रश्न है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रीड द स्टैंडर्ड आंसर एज वेल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 75 years of Communist Party of China rule. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूपीएससी का सिलेबस का हिस्सा है, एंड जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा समझते हैं चाइना की हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, एंड देन वी विल कम टू द करंट सिचुएशन। देखिए, ये जो आप मॉडर्न डे चाइना देख रहे हैं, यहाँ पे किंग डायनेस्टी रूल किया करती थी फ्रॉम 17th to 19th सेंचुरी।
विच वॉज द लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना। किंग डायनेस्टी का रूल अल्टीमेटली जाकर के खत्म हो गया इन द ईयर 1912। लेकिन जब किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी उसी वक्त धीरे धीरे चाइना के कई सारे हिस्सों पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आने लगा था। जैसे भारत कॉलोनाइज्ड हुआ था वैसे ही चाइना को भी गुलाम बनाया गया, कॉलोनाइज किया गया। लेकिन भारत का कॉलोनाइजेशन का तरीका और चाइना का कॉलोनाइजेशन का तरीका थोड़ा अलग था। भारत में सिर्फ एक ही कॉलोनियल मास्टर थे, वो थे ब्रिटिशर्स। जबकि चाइना के अंदर कैसा था कि उसकी टेरिटरी को कॉलोनियल मास्टर्स, अलग अलग कॉलोनियल मास्टर्स ने अपने अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर लिया था। किसी एरिया में जैसे यहाँ पे जापानीज, तो कहीं पे थोड़े बहुत फ्रेंच, कुछ एरिया रशियन लोगों के इन्फ्लुएंस में था, तो कुछ एरिया जो है वो जर्मन इन्फ्लुएंस में था, कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में था। तो इस तरीके से, और कुछ एरिया तो किंग डायनेस्टी के कंट्रोल में था ही। तो पूरा का पूरा चाइना जो है अलग अलग स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बट गया था, वेयर सम फॉरेन कंट्रीज एक्सर्टेड एक्सक्लूसिव कंट्रोल इन पर्टिकुलर पॉकेट्स ऑफ चाइना। तो भारत जिस तरीके से कॉलोनाइज हुआ था, चाइना का कॉलोनाइजेशन वैसे नहीं था। इट वाज कॉलोनाइज्ड इन पॉकेट्स अंडर द नेम स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वेयर सेवरल यूरोपियन पावर्स एंड जापान एक्सर्टेड कंट्रोल ओवर सेवरल रीजन्स ऑफ चाइना, जिसको कहा गया स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दोज कॉलोनियल पावर्स, जहां पे ये कॉलोनियल पावर जो है फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस को मैनेज करते थे। इस कॉलोनाइजेशन के कारण, इस तरीके के कॉलोनाइजेशन के कारण धीरे धीरे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट चाइना के अंदर राइज हुआ। जैसे भारत के अंदर बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, देशभक्ति का सेंटिमेंट राइज हुआ, वैसे ही चाइना के अंदर भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट राइज हुआ। और लोगों ने, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हैं, they removed both king dynasty as well as they tried to remove these colonial powers। जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनका मानना था कि किंग डायनेस्टी के इनएफिशिएंट गवर्नेंस का नतीजा है कि चाइना अलग अलग स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बट गया है। तो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स ऑन ग्राउंड, दे मेनली स्टूडेंट लीडर्स, दे केम अप, यूथ केम अप, and they ensured end of this king dynasty in the year 1912, and they also started to act against these colonial powers and reduce their sphere of influence। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर एक पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन ईयर 1921। क्योंकि उसके पहले 1917 में रसिया के अंदर रिवॉल्यूशन आ चुका था, उसके बाद कुछ दिनों बाद यूएसएसआर बनेगा 1922 में। तो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर के, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर के चाइना के अंदर भी एक पार्टी बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन 1921, जिसका मेन लक्ष्य था कि देश के अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म को प्रमोट करना और धीरे धीरे जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ऑफ कॉलोनियल पावर्स उनको खत्म करना। तो स्टार्टिंग में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके जो लीडर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी यूनिटी थी। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन रिवॉल्यूशन एंड दे वांटेड टू यूनिफाई चाइना एंड डू अवे विद द कॉलोनियल पावर्स। बट धीरे धीरे इसके अंदर भी डिफरेंसेस आने लगे। ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ऑन ग्राउंड हु वांटेड टू मेक चाइना इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड, इनके बीच में भी डिफरेंसेस आने लगे एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस। वन फैक्शन अंडर माओ जेदांग एंड पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अनदर फैक्शन अंडर चियांग की शेक एंड पार्टी क्यूमिंगतांग बन गई। तो कॉलोनियल पावर्स तो खत्म हो गए, चाइना कॉलोनियल पावर से तो फ्री हो गया, लेकिन इंटरनल सिविल वॉर शुरू हो गया बिटवीन टू ग्रुप्स, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ क्यूमिंगतांग पार्टी। क्यूमिंगतांग पार्टी के स्टार्टिंग में लीडर थे सुन यात सेन। इतना नाम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाइना की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। सुन यात सेन 1925 में ऐसे मर गए कुछ, तो उसके बाद उसके लीडर बने चियांग की शेक। द पॉइंट इज कॉलोनियल पावर्स खत्म,
किंग डायनेस्टी खत्म, लेकिन चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया बिटवीन टू मेजर स्टूडेंट ग्रुप्स या यूथ ग्रुप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेदांग एंड क्यूमिंगतांग पार्टी अंडर चियांग की शेक। दोनों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में थोड़ा अंतर था। माओ जेदांग वांटेड कम्युनिज्म एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू प्रिवेल, जबकि चियांग की शेक और उनकी पार्टी जो है क्यूमिंगतांग, दे वांटेड अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम। तो दोनों के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर के डिफरेंसेस थे और इस कारण से चाइना के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हुआ। कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गया बट एक सिविल वॉर शुरू हुआ 1927 में इन दोनों पार्टीज और इनके सपोर्टर्स के बीच में, और वो सिविल वॉर अल्टीमेटली खत्म हुआ इन द ईयर 1949, जहां पे चियांग की शेक और उनके सपोर्टर्स हार गए। They were forced to leave the mainland China and settle on an island in on the source of East China Sea। ये आइलैंड पे चियांग की शेक और उनके सपोर्टर जाकर के शिफ्ट हो गए। ये आइलैंड का नाम है फार्मोसा आइलैंड। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरे मेनलैंड चाइना पे अपना कंट्रोल जमा लिया। फार्मोसा आइलैंड पे जाकर के शिफ्ट हुए चियांग की शेक, उनके सपोर्टर्स, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपना पूरा कंट्रोल चाइना, मेनलैंड चाइना पे डिक्लेयर किया ऑन 1 अक्टूबर 1949। इसके साथ ही माओ जेदांग और उनकी पार्टी पूरी तरह से पावर में आ गई ऑन द मेनलैंड चाइना ऑन 1 अक्टूबर 1949। चियांग की शेक अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स फोर्स्ड टू मूव ऑन फार्मोसा आइलैंड, जहां पे उन्होंने ताइवान नाम के देश, जो मौजूदा देश ताइवान है, उसकी स्थापना की। बट ताइवान अपने आप को ऑफिशियली कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो चाइना हम देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। तो मुद्दा ये है कि दोनों अपने अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहते हैं। जो चियांग की शेक के सपोर्टर्स जो फार्मोसा आइलैंड पे जाकर के सेटल हुए, जिन्होंने ताइवान नाम के देश को कॉन्स्टिट्यूट किया, बट उसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहता है कि मैं हूं ओरिजिनल चाइना, और आज नहीं तो कल ये मेनलैंड एरिया पे भी मैं अपना कंट्रोल जमा लूंगा। जबकि चाइना ऑफ कोर्स जो कम्युनिस्ट चाइना है, मेनलैंड चाइना पे जिसका कंट्रोल है, उसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो कहता है कि मैं हूं ओरिजिनल चाइना और इसको तो आज नहीं तो कल मैं खत्म कर दूंगा, ताइवान को, ठीक है, या रिपब्लिक ऑफ चाइना को खत्म कर दूंगा। सो दैट मीन्स देयर आर टू चाइनास। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग जनरली चाइना चाइना कहते हैं, उसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिसको हम लोग ताइवान कहते हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोथ क्लेम देमसेल्फ टू बी द ओरिजिनल चाइना। बट ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये फॉलो करता है एक पॉलिसी जिसका नाम है वन चाइना प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से इसका कहना है कि दुनिया में बस एक ही चाइना है, ताइवान को अलग से कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ताइवान इज नॉट चाइना, फॉलोज वन चाइना प्रिंसिपल। और यही कारण है कि चाइना ने अपने, ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वहां पे ताइवान को फुल फ्लेजेड मेंबरशिप लेने नहीं दिया है। क्योंकि ताइवान को अगर फुल फ्लेजेड मेंबरशिप वहां मिल गया यूनाइटेड नेशंस में, तो कहीं ना कहीं ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि देयर आर टू चाइनास, वन इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अनदर इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ऐसा नहीं होने देता है चाइना। चाइना अपने क्लाउड, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है और दुनिया भर के देशों के साथ उसने एक मोटा मोटा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है कि देयर इज जस्ट वन चाइना। तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी का जो कोर अप्रोच है वो है वन चाइना प्रिंसिपल, कि देयर इज जस्ट वन चाइना। अगर कोई भी देश ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर ले तो फिर चाइना उसके साथ बेलिजरेंट या अग्रेसिव हो जाएगा। इवन अमेरिका और भारत जैसे देश मानते हैं इन वन चाइना प्रिंसिपल। इंडिया और यूएस मानता है कि देयर इज जस्ट वन चाइना। यही कारण है कि ताइवान के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, बट हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं हैं।
We don't officially recognize Taiwan या Republic of China as an independent sovereign state. So ये है चाइना की वन चाइना प्रिंसिपल, ये है चाइना की ब्रीफ हिस्ट्री। वन चाइना प्रिंसिपल को भारत भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, और हम लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रूल पूरी तरीके से मेनलैंड चाइना पे स्टैब्लिश किया। तो कल के दिन 75 इयर्स पूरे हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूल के ओवर द मेनलैंड चाइना, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बने हुए 75 इयर्स पूरे हो गए। उसी को सेलिब्रेट किया कम्युनिस्ट पार्टी ने इन चाइना, बट विथ मिनिमल फेस्टिविटीज। बहुत ज़्यादा ऐसा धूमधाम नहीं हुआ, क्योंकि चाइना इज फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। हमने देखा सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। चाइना शॉक 2.0, और उसके रिलेटेड फिर अमेरिका ने या भारत जैसे देशों ने चाइना के ऊपर ट्रेड लिमिटेशंस लगाने की कोशिश की है। हमने देखा 1-2 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उसके अलावा चाइना की जो बर्थ रेट है वो काफ़ी स्टीप तरीके से डिक्लाइन हो रही है, जिस कारण से यंग एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। चाइना इज बिकमिंग एजिंग इकोनॉमी। चाइना इकोनॉमी इज नॉट एबल टू रिकवर इटसेल्फ इन फास्ट मैनर पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो इन सब कारणों से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। साउथ चाइना सी, ताइवान के साथ तो हमेशा ही कन्फ्लिक्ट रहता है। ताइवान इतना छोटा देश है, इसको फिर चाइना ख़त्म इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इसको इनडायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट करता है। तो वो अमेरिकन सपोर्ट के कारण ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी भी स्टैंडिंग है। तो ये ताइवान वाला कन्फ्लिक्ट, साउथ चाइना सी में कन्फ्लिक्ट, इन सब कारणों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 75 इयर्स के अपने रूल को सेलिब्रेट किया, बट विथ मिनिमल फेस्टिविटीज। ये जो वन चाइना प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about swallowtail butterflies in Assam habitat. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also useful for GS paper 5 Assam issues point of view. Swallowtail butterflies के बारे में समझते हैं। These are large and diverse group of butterflies. मतलब ये एक बटरफ्लाई नहीं है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, बहुत लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, और उनमें काफी डाइवर्सिटी भी है। कलेक्टिवली दे आर नोन एज स्वैलोटेल बटरफ्लाइज। अगले पेज पे हम देखेंगे कि टोटल दुनिया में 573 टाइप के स्पीसीज हैं बटरफ्लाइज के, विच आर कलेक्टिवली नोन एज स्वैलोटेल बटरफ्लाइज। इन स्वैलोटेल बटरफ्लाइज की खासियत क्या होती है कि इनका जो हाइंड विंग्स होता है, पीछे वाला जो विंग होता है, वो विंग में एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है इस तरीके का, जो टेल जैसा दिखता है। इट इज नॉट टेल, असल में पूंछ है नहीं, बट इनका जो हाइंड विंग्स है उसका एक्सटेंशन टेल जैसा दिखता है। दैट इज व्हाई दीज बटरफ्लाइज हैव बीन नेम्ड एज स्वैलोटेल बटरफ्लाइज। दे हैव टेल लाइक एक्सटेंशन इन द हाइंड विंग्स। ये स्वैलोटेल बटरफ्लाइज are considered as indicator species for any ecosystem. Indicator species for any ecosystem are those species which reflect overall health of that ecosystem. जिस मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का इंडिकेटर स्पीसीज है स्वैलोटेल बटरफ्लाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्वैलोटेल बटरफ्लाई की संख्या अच्छी खासी दिख रही है उस इकोसिस्टम में, तो इसका मतलब ये है कि वो इकोसिस्टम हेल्दी है। अगर स्वैलोटेल बटरफ्लाइज की संख्या कम होने लगी तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डीजेनरेट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज फॉर एनी इकोसिस्टम. Indicator species provide information with respect to overall condition of that ecosystem. It reflects the quality and changes in that environmental condition. If the population of indicator species is good in an ecosystem, that means that ecosystem is healthy. If population starts declining, that means the ecosystem is degrading. That is the meaning of indicator species. तो हर एक इकोसिस्टम के लिए एक दो इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं जो कहीं ना कहीं उस पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड स्वैलोटेल बटरफ्लाइज आर इंडिकेटर स्पीसीज
फॉर द इकोसिस्टम इन विच दे आर फाउंड। तो उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन is an indication of overall decline of the health of the ecosystem in which they are found। अब बात की जाए अगर swallow tail butterflies की, तो दुनिया भर में तो इसके 573 स्पीसीज मिलते हैं, भारत में इसके 77 स्पीसीज मिलते हैं, लेकिन आउट ऑफ द 77 स्पीसीज 69 स्पीसीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली आसाम। इसीलिए जो इंटरनेशनल एजेंसी है IUCN, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए काम करती है, उसने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को टैग दिया है ऑफ स्वैलो टेल रिच जोन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये स्वैलो टेल स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई बहुत सारे पाए जाते हैं। 573 में से 77 स्पीसीज इंडिया में, उसमें से 69 नॉर्थ ईस्टर्न में। दैट इज वाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर नोन एज स्वैलो टेल रिच जोन। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, असम के अंदर बहुत सारे सीट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, खासकर कागजी नींबू, गुल नींबू। तो इसी कारण से असम को कभी कभार कह दिया जाता है सीट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। citrus belt of the world. Assam is often referred as citrus belt of the world because of the citrus fruits like काजी नींबू। अब ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनका काफी ज्यादा मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है, उनसे अलग अलग तरह की दवाइयां बनती हैं। आजकल सिट्रस फ्रूट्स का खूब सारा कंजम्पशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ देयर डिमांड इन मेडिसिनल और डिमांड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इस कारण से सिट्रस फ्रूट्स वाले जो फॉरेस्ट हैं वो फास्ट तरीके से कट डाउन किए जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। और सिट्रस फ्रूट्स वाले जो फॉरेस्ट हैं या सिट्रस प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो जो डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मेडिसिनल डिमांड, इस कारण से स्वैलो टेल बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, विच is a matter of concern as per IUCN. So IUCN has expressed concern with respect to over exploitation of citrus plants because of their medicinal property. क्योंकि citrus plants की population गिरने से overall swallow tail butterflies की population भी कम हो रही है because the citrus plants are natural habitats for the swallow tail butterflies. असम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज नोन एज सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ काजी नींबू एंड गिल नींबू, और उनके डिग्रेडेशन के कारण स्वैलो टेल बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन भी गिर रही है। एक और कारण बताया गया है, अपार्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ सिट्रस प्लांट, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन टी गार्डन इज ऑल्सो लीडिंग टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ स्वैलो टेल बटरफ्लाइज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट GI tag 8 tribal products from Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. प्रीलिम्स से पहले इसको रटना होगा। APSC प्रीलिम्स में सीधा सीधा इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 8 ट्राइबल प्रोडक्ट्स, स्पेशली बोडो ट्राइब रिलेटेड ट्राइबल प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है हाल फिलहाल में बाय GI रजिस्ट्री इन चेन्नई। तो GI रजिस्ट्री देने वाली या करने वाली जो ऑफिस है वो चेन्नई में, उसने 8 बोडो ट्राइब से संबंधित प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया है। नाम एक बार देख लीजिए, प्रीलिम्स से पहले फिर रटेंगे। मेंस में सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा, बट पासिंग रेफरेंस में खुद के तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मान लीजिए GI टैग वगैरह पे प्रश्न आया तो। देखते हैं किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है GI टैग। बोडो नाफाम, इट्स अ डिश प्रिपेयर्ड विथ फर्मेंटेड फिश। बोडो ओंडला, राइस पाउडर करी विथ स्पाइसेस। बोडो ग्वाखा, प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस विवाक्सागु फेस्टिवल। पीटी में पूछा जा सकता है कि फेस्टिवल किस ट्राइब से संबंधित है। उसके अलावा ये जो 3 बेवरेजेज आप देख रहे हैं, बोडो जौ घीसी, माइब्रा जौ, pardon my pronunciations, and बोडो जौ ग्वारन, these are traditional fermented rice based alcoholic beverages। इनमें से ये जो दूसरा वाला है इसको वेलकम ड्रिंक की तरह भी दिया जाता है टू ऑनरेबल गेस्ट्स। तो ये तीनों जो राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं इनको मिला है GI टैग। बोडो नार्जी, अ सेमी फर्मेंटेड फूड प्रिपेयर्ड विद जूट लीव्स, एंड बोडो आरोनाई, अ स्मॉल ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। इन 8 चीजों को मिला है हाल फिलहाल में GI टैग।
कल जो हमने क्वेश्चन दिया था आर्टिकल 142 से संबंधित, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। स्टेम सेल प्लांट्स में भी मिलते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा बिकॉज यहाँ पे 1 नहीं 2 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम। करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।